think in the last, today's 11th lecture. This is lecture number 11. Right from first lecture, I have started, telling you that if when you are preparing a master budget, when you are preparing a budgeted financial statements, in that the profit is named as budgeted profit, and the actual financial statements we calculate actual profit. The difference between budgeted profit and actual profit, बजटेड प्रॉफिट में और एक्चुअल प्रॉफिट में जो डिफरेंस है उसका नाम है प्रॉफिट वेरिएंस. Profit variance can be due to sales variance or cost variance. And the cost variance can be due to material cost variance, labor cost variance and overhead cost variance. सब बातें आपको डिटेल में बताई हुई है. मैं धीरे धीरे एक बार दोबारा रिवाइज कर रहा हूं कि आपको लॉजिकली रिलेशनशिप समझ आ जाए. बेटे हम वहां थे ऊपर बजटेड प्रॉफिट में थे, मास्टर बजट में थे. वी हैव प्रिपेयर्ड द बजटरी कंट्रोल, वी हैव डन दैट. Budgeted minus actual profit is equal to the difference in the profit. The difference in the profit can be due to two reasons, either due to revenue or due to cost. Cost can be due to three reasons, either due to material cost or due to labor cost, and third is due to overhead cost. Material cost, labor cost, overhead cost. Overheads का मतलब होता है indirect material, indirect labor, indirect expense incurred in the, if they are incurred in the factory, I will say that is a factory overhead. If it is incurred in the office, I will say that is office overheads. If they are incurred in the selling department, I will say that is selling overheads. तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ material, labor, overheads, तीन overheads की बात, तीन cost की बात कर रहे हैं. मैं overheads में I have divided between variable and fixed. मैं इस समय आज के इस लेक्चर के थ्रू लेक्चर 11, लेक्चर 12 और लेक्चर 13 मैं 3 लेक्चर्स डिवोट करूंगा वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस में. आज का ये जो लेक्चर होगा बड़ा फाउंडेशन का लेक्चर होगा. आपको लॉजिकली पता चलेगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओवरहेड्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेरिएबल, व्हाई वी से इट एज वेरिएबल ओवरहेड्स, व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ वेरिएबल ओवरहेड्स, and why there is a difference, what is the meaning of variable overhead cost variance, how many types of variable overhead cost variances are there. तो आज का ये जो लेक्चर है ना बड़ा आपके लिए बड़ा प्यार से मैं कहता हूँ फाउंडेशन हिला देगा. अगर आप साथ साथ नोट करते हैं, कमर सीधी करके बैठते हैं, बार बार वॉशरूम नहीं जाते तो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा जी. ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस. मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने बड़ी प्यारी सी बातें कह रहा हूं. दिस इज ओवरहेड cost variance. That is indirect material plus indirect labor plus indirect expense. It means if you have incurred these three things, you know that sum total of these three is named as overheads. और मैंने आपको बताया हुआ है वैसे बिहेवियर ऑफ कॉस्ट में हमने डिस्कस किया था. कॉस्ट कैन बी वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट, सेमी फिक्स कॉस्ट. द कॉस्ट विच इज डायरेक्टली रिलेटेड विद प्रोडक्शन उसको हम वेरिएबल कॉस्ट बोलते हैं. And the cost which is not directly related with production is named as fixed cost. उन्हीं पार्लेंस में मैं आज ये बताना चाहता हूं कि ओवरहेड्स के भी दो नेचर होते हैं, एक वेरिएबल ओवरहेड और दूसरा फिक्स्ड ओवरहेड्स. इसका मतलब जो कॉस्ट में डिफरेंस आता है दैट कैन बी ड्यू टू वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस एंड दैट कैन आल्सो बी ड्यू टू फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस. इसलिए हमें एक तो वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस करने पड़ेंगे जिसके मैं 3 लेक्चर्स 11, 12, 13 डिवोट करूंगा और फिर मैं 3-4 लेक्चर्स और डिवोट करूंगा फॉर फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस. बेटे लॉजिकली बातें समझ आनी चाहिए, फॉर्मेलिटी करके मैंने जल्दी से टॉपिक खत्म नहीं करना. तो वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस की बात आज हम कर रहे हैं. वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस में I have told you there are 2 types of variance. अभी आप लिख लें, मैं लॉजिकली अभी एक्सप्लेन करूंगा कि what I mean by variable overhead cost. Even I will explain you what I mean by variable overhead. अभी लिख लेना बेटा, एक चार्ट बना ले. वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट के दो पार्ट्स होते हैं. वन इज वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस एंड सेकंड इज वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस. आराम से. वन इज वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस एंड सेकंड इज वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस. एक है एक्सपेंडिचर जिसको हम बजट वेरिएंस भी कहते हैं या जिसको हम प्राइस वेरिएंस बोलते थे मटेरियल में, जिसको रेट वेरिएंस बोलते थे लेबर में. आज वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंसेस में हम उसको एक्सपेंडिचर वेरिएंस कहेंगे या बजट वेरिएंस कहेंगे. अच्छा, मटेरियल में क्वांटिटी वेरिएंस होता था, लेबर में टाइम वेरिएंस होता था,
या एफिशिएंसी वेरिएंस भी होता था. एंड सिमिलरली हियर आल्सो इन द वेरिएबल ओवरहेड आई विल नेम इट एज एफिशिएंसी वेरिएंस. इट मींस वेरिएबल ओवरहेड में 3 ही वेरिएंसेस हैं बस, और कुछ है ही नहीं यार. हाँ, बात अलग है कि मैंने अभी कुछ लॉजिकली बताया नहीं है, बट आई वांट टू जस्ट टेल यू दैट वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस के दो पार्ट्स हैं. वन इज वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर और बजट वेरिएंस, एंड सेकंड इज वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस. ठीक है सर, बहुत बढ़िया. आइए, मैं एक छोटी सी बात चाहता हूं कि नो डाउट यू आर अवेयर, बट स्टिल अगर आप लिखेंगे ना तो वो मुझे अच्छा लगेगा और आपको लॉजिकली बातें रिलेट कर पाएंगे. मैंने लिखा दोज ओवरहेड्स, ऐसे खर्चे, ऐसे इनडायरेक्ट मटेरियल, ऐसा इनडायरेक्ट लेबर, ऐसा इनडायरेक्ट एक्सपेंस जो प्रोडक्शन से या प्रोडक्शन टाइम से या प्रोडक्शन यूनिट से सीधा सीधा रिलेट करता है. मैं कहूंगा दोज आर नेम्ड एज वेरिएबल ओवरहेड्स. फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी बिल. आपको पता है कि फैक्ट्री में जो पावर का बिल आता है, इट हैज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप. फर्स्ट पॉइंट इज पावर बिल इज नॉट मटेरियल, power bill is not labor, it is an expense. So I will say it is an indirect expense, and when I say indirect expense, I will say it will come under the category of variable overhead and not under the category of fixed overheads, because आप जितनी ज्यादा घंटे मशीन चलाएंगे उतनी ज्यादा पावर का बिल आएगा. इसका मतलब पावर का बिल और मशीन का चलना आपस में डायरेक्ट रिलेट करता है. दे हैव ए डायरेक्ट रिलेशनशिप, दैट इज मशीन का चलना और पावर का बिल ज्यादा आना. सो पावर बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल इज अ टाइप ऑफ ओवरहेड विच इज नेम्ड एज वेरिएबल ओवरहेड. आई थिंक आप बात समझ रहे हैं. फैक्ट्री का रेंट भी पे कर रहे हैं हम. फैक्ट्री रेंट इज ऑल्सो ओवरहेड, बट आई विल से दैट इज नॉट अ वेरिएबल ओवरहेड, दैट इज अ फिक्स्ड ओवरहेड. क्योंकि रेंट आपको पे करना ही करना है. That is a period cost. That is not related with production. आप कुछ प्रोड्यूस करें या आप मशीन चलाएं, आप नहीं चलाएं, हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ता. लैंडलॉर्ड को तो आपको किराया देना पड़ेगा. अब तो जेल में जाना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा. इट मीन्स as a management accountant you should be aware of that what are the examples of variable overheads and what are the examples of fixed overheads, and then only we can distinguish between these two. तो आप लिख रहे हैं सर, आप लिख रहे हैं those overheads which are related with units produced or production time. मैंने कहा ऐसे खर्चे, ऐसे इनडायरेक्ट खर्चे जो प्रोडक्शन यूनिट से या प्रोडक्शन के टाइम से रिलेट करते हैं, ऐसे इनडायरेक्ट खर्चों को वेरिएबल खर्चे बोला जाता है. मैं ये कह रहा हूं कि जब मैंने आपको लीवाइस जीन का एग्जांपल दिया था उस समय मैंने आपको बताया था कि जो क्लोथ दे रहे हैं वो डायरेक्ट मटेरियल है, बट जो जिप दे रहे हैं, जो बटन दे रहे हैं, जो थ्रेड जा रहा है, दैट इज इनडायरेक्ट मटेरियल. अच्छा, इट रिलेट्स विद नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस. आप जितने ज्यादा जीन्स बनाएंगे उतने ज्यादा बटन लगेंगे, उतना ज्यादा जिप लगेगा, उतना ज्यादा थ्रेड लगेगा. It means this type of indirect material is related with number of units produced. Indirect labor, मैंने आपको बताया था, एक ऐसी लेबर जो डायरेक्टली प्रोडक्शन से रिलेट करती है उसको डायरेक्ट लेबर बोलते हैं. आज हम यहाँ डायरेक्ट की बात नहीं कर रहे. मैंने कहा एक ऐसा सुपरवाइजर जो लेबरर्स को सुपरवाइज कर रहा है कि भाई वो काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, कहीं ज्यादा सुर्ती तो नहीं खा रहे, कहीं ज्यादा बातें तो नहीं कर रहे. इट मीन्स दैट सुपरवाइजर is a indirect labor. And again आपको सुपरवाइजर बढ़ाने पड़ेंगे जैसे जैसे आप नंबर ऑफ लेबरर्स बढ़ा रहे हैं, जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ रही है. इट मींस इनडायरेक्ट लेबर इज आल्सो रिलेटेड विद प्रोडक्शन यूनिट्स. इनडायरेक्ट मटेरियल इज रिलेटेड विद प्रोडक्शन इन यूनिट्स. अब मैं बात करता हूं इनडायरेक्ट एक्सपेंस की, पावर बिल की, इलेक्ट्रिसिटी की. आप ये बताइए जब ज्यादा मशीन चलेगी तो आपका पावर का बिल ज्यादा आएगा. तो मैंने कहा इनडायरेक्ट एक्सपेंस आर रिलेटेड विद प्रोडक्शन टाइम. एक बच्चों को नींद आ रही है, वो कहता है पता नहीं क्या क्या रिवीजन कराता जा रहा है मास्टर. बेटे अभी मैं बिल्कुल मुद्दे पे आने वाला हूं. आप थर्ड पॉइंट अगर लिख चुके हो तो इलेक्ट्रिसिटी बिल एग्जांपल लिखें और इसके आगे लिखें वेरिएबल ओवरहेड्स, और रेंट ऑफ फैक्ट्री के आगे लिखें फिक्स्ड ओवरहेड्स. आज के इस लेक्चर में मैं भूपेश आनंद आपको वेरिएबल ओवरहेड्स की बातें कर रहा हूं. आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड्स. जस्ट आई हैव गिवन द डिफरेंस, दैट यू शुड नो व्हाट इज मीन बाय वेरिएबल ओवरहेड एंड व्हाट आर बाय फिक्स्ड ओवरहेड्स. सो वेरिएबल ओवरहेड्स
are those overheads, are those indirect expenses which are either related with units produced or with production time. So more the units produced, more will be the overheads. Less the production time, less will be the overheads. That is named as variable overheads. Rent is a fixed overhead. इसलिए मैंने रेंट की बात नहीं की. फिर मैंने आपको एक बात बताई, बेटा ये टेबल अगर आप बना लेते हैं ना तो बड़ी मेहनत से मैंने प्रिपेयर किया है. बिकॉज हम बात कर रहे हैं ओवरहेड्स की, हम बात कर रहे हैं वेरिएबल ओवरहेड्स की. मैंने कहा वेरिएबल ओवरहेड्स का मतलब है इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस. तो मैंने इनडायरेक्ट मटेरियल का एग्जांपल लिखा जो लीवाइस जीन्स में लिया था. जिप का एक्सपेंस, बटन का एक्सपेंस, थ्रेड का एक्सपेंस. और इनडायरेक्ट मटेरियल की रिलेशनशिप प्रोडक्शन यूनिट से है, बिकॉज इट कैन रिलेट विद प्रोडक्शन इन यूनिट्स और इट कैन रिलेट विद टाइम. तो indirect material has a relationship with production units. Indirect labor has a relationship with production units. So I have written an example: supervisor, machine cleaning. All these are the indirect, indirect labor, indirect expense, rent, electricity. Rent is not a example of, I will say, variable overhead. So मैंने यहाँ पर ड्रॉप कर दिया. मैं जान के अभी वेरिएबल ओवरहेड से एग्जांपल ले रहा हूं. इट मींस वेरिएबल ओवरहेड के तीन कंपोनेंट्स हैं. एक है इनडायरेक्ट मटेरियल, एक है इनडायरेक्ट लेबर और एक है इनडायरेक्ट एक्सपेंस. इनडायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट लेबर डायरेक्टली रिलेट करते हैं विद द प्रोडक्शन, बट इनडायरेक्ट एक्सपेंस इज नॉट रिलेटेड विद प्रोडक्शन, रादर इट इज रिलेटेड विद प्रोडक्शन टाइम. ठीक है. तो मैंने आपको यही तो बात बोली थी. क्या बोला था? मैंने कहा था ना, दोस ओवरहेड्स विच आर ईदर रिलेटेड विद यूनिट्स प्रोड्यूस और प्रोडक्शन टाइम. तो मैं यहाँ पे लिख भी सकता हूँ इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर आर रिलेटेड विद यूनिट्स प्रोड्यूस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आर रिलेटेड विद प्रोडक्शन टाइम. आई थिंक यू आर गेटिंग माय पॉइंट. मैं भूपेश आनंद कुछ और आगे चला और आज आपको एक बात ये कहने जा रहा हूं कि मैं अब मुद्दे पे आ गया हूं. लोहा गर्म हो चुका, मैं अब चोट मारूंगा और आपको वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस कब स्टार्ट होगा, कब कंप्लीट होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा. लेकिन एक बात याद रखनी है, देखिए there can be different examples of variable overheads, but understanding purpose के लिए मैंने जैसे किया, जो सीए में किया या सीएस में किया या यूएसए, अमेरिका, लंदन में जो पेपर्स मैंने दिए, मैंने अज्यूम किया कि वेरिएबल ओवरहेड जब भी आता था ना, तब मेरे माइंड में आता था कि पावर का बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल. तो ज्यादा मेरी अंडरस्टैंडिंग बढ़ गई. मैं जब भी बोलूंगा ना आपको वेरिएबल ओवरहेड्स, तो आप अपने माइंड में मानना कि ये पावर का बिल है, क्योंकि आपको लॉजिकली बातें तब समझ आएंगी. अच्छा, खाली उसको वेरिएबल ओवरहेड मानोगे तो शायद समझने में माइंड एक्सेप्ट ही नहीं करेगा. तो माइंड को धोखा देने के लिए मैं एक एग्जांपल जो वेरिएबल ओवरहेड का एक कंपोनेंट है उसको मानूंगा कि ये पावर बिल की बात हो रही है. तो आपने फोर्थ पॉइंट में लिखना है, फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस व्हेनेवर आई टॉक अबाउट वेरिएबल ओवरहेड्स यू ऑलवेज अज्यूम विद रिस्पेक्ट टू पावर बिल. आई रिपीट अगेन एंड अगेन. मैंने कहा अंडरस्टैंडिंग पर्पस, समझने के लिए वेरिएबल ओवरहेड जब भी हम बात करेंगे तो आप अपने बैक ऑफ द माइंड में पावर बिल मान के चलना. ठीक है सर. अच्छा, अब आप ये बताइए, एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट आपने अपने कंपनी के प्रोडक्शन मैनेजर से बात की होगी कि भाई ये कितना पावर का बिल आ जाएगा, कितने घंटे मशीन चलेगी और एक घंटे का क्या रेट होगा और पावर का स्टैंडर्ड बिल कितना आएगा. दैट मस्ट हैव बीन प्रोड्यूस, दैट स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड और बजटेड वेरिएबल ओवरहेड, दैट स्टैंडर्ड पावर बिल मस्ट हैव बीन प्रिपेयर्ड बाय अ प्रोडक्शन मैनेजर. दैट हाउ मच टाइम दिस मशीन विल रन, how much will be the rate per unit per hour and how much total expense will be there. तो मैं अज्यूम कर रहा हूं आपको समझाने के लिए कि स्टैंडर्ड का मैंने एक आपके लिए पावर का बिल बनाया और यहां पर एक्चुअल पावर बिल बनाया. स्टैंडर्ड में मैंने लिखा 100 आवर्स. सपोज करते हैं प्रोडक्शन मैनेजर ने कहा कि भाई 100 घंटे मशीन चलेगी during a particular period. Let it be 10 days, let it be 5 days, let it be a week. I am not concerned with that. The point is 100 hours machine will run to produce this much number of units. And अगर एक मशीन 1 घंटे चलती है तो उसकी कुछ पावर कंजम्पशन होती है और हमें इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को कुछ पैसे देने पड़ते हैं. और जो हमने कैलकुलेट किया वो ये कैलकुलेट किया कि 1 घंटे का रेट 10 रुपए का देना पड़ेगा. आई रिपीट,
कुछ बच्चे फिर ढीले हो गए। बेटा ढीले नहीं होना, अभी तो मेन मुद्दा स्टार्ट होने वाला है ना, अभी तो स्टार्ट ही हो रहा है बेटा, और कब खत्म होगा पता भी नहीं चलेगा आपको। आज मैंने कहा ना लेक्चर बड़ा छोटा सा है। वेरिएबल ओवरहेड्स, मैं रिपीट करूंगा, वेरिएबल ओवरहेड्स, वेरिएबल ओवरहेड्स का आपने प्रोडक्शन मैनेजर ने स्टैंडर्ड बिल बनाया, स्टैंडर्ड पावर बिल दे हैव प्रिपेयर्ड कि भाई 100 घंटे मशीन चलेगी, 10 रुपए घंटे का रेट आएगा, इसका मतलब हमें 1000 रुपए का पावर का बिल देना पड़ेगा ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड। बट एक्चुअली में जब सच में काम हुआ और जब सच में घटनाएं घटी, यू नो फैक्ट, 120 घंटे मशीन चली उतनी यूनिट्स को प्रोड्यूस करने में। हमने सोचा था कि 100 घंटे में काम हो जाएगा, लेकिन 120 घंटे चली। अच्छा, हमने सोचा था 11 रुपए का पर आवर का रेट होगा, लेकिन देखिए जी 11 रुपए का रेट देना पड़ गया, 10 रुपीज की जगह 11 रुपए देना पड़ गया। अब कुछ चीजें ऐसी भी हो सकती है विच आर नॉट कंट्रोलेबल, यू नो, यू कैन नॉट हेल्ड एनीवन रिस्पॉन्सिबल। Now the point is, if hours are 100 but we have consumed 120 hours, it means you are consuming more 20 hours. It means in this case I can hold my production manager responsible that why you have consumed more 20 hours. What is the reason behind that? Whether workers are not efficient, whether workers are not doing the work. And second point is, we have assumed that we will be paying rupees 10 per rate, you know, but the amount is 111 rupees per hour. You know, now the point is this is not in the hands of a production manager, so I cannot hold responsible production manager for this variance. But the point is there are two reasons for the difference in the standard power bill and the actual power bill. The first is due to more time consumption, due to more machine working, due to more machine running, I have consumed more number of hours of machine. And second is there is a difference in the rate. सो माय डियर फ्रेंड्स, इन वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस, मैं आज के इस लेक्चर के थ्रू आपको यही बात बताना चाहता हूं कि वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस का मतलब है पावर का बिल का वेरिएंस। ऐसा मानेंगे तभी तो जल्दी समझ आएगा। तो आपने 1000 रुपए सोचे थे और 1320 रुपए का खर्चा आपका वेरिएबल ओवरहेड्स का आ गया। इट मींस यू हैव इनकर्ड 320 रुपीज मोर, यू नो, एक्सेस। आपने 320 रुपए एक्सेस में इनकर कर दिए। It means your standard power bill is 1000 rupees and actual power bill is 1320 rupees. You have incurred more 320 rupees. If I assume material cost as same, labor as same, fixed overhead same, it means the difference in the profit is purely due to variable overheads and that is 320. अब ये जो 320 रुपए का डिफरेंस आया बेटा, ये दो रीजन से आया, दो कारण से आए। जो हम मटेरियल में डिस्कस करते थे, लेबर में डिस्कस करते थे, आज हम यही बात वेरिएबल ओवरहेड्स में डिस्कस कर रहे हैं कि द डिफरेंस इन द वेरिएबल ओवरहेड्स कैन बी ड्यू टू टू रीजंस। वन इज ड्यू टू मोर टाइम एंड सेकंड इज ड्यू टू मोर रेट। It means variation in the time and the variation in the rate. So this difference can be due to two reasons. आपने अगर लिखना है तो लिख सकते हैं बेटे, तभी लॉजिकली बातें समझ आएगी। ऐसे सुनते रहोगे तो कुछ दिनों के बाद, कुछ देर के बाद तो भूल भी जाओगे। अच्छा, ये लेक्चर भी प्रिपेयर करने में आपको टाइम लगेगा, फिर आपका मन ही नहीं करेगा अटेंड करने को, आप कमर सीधी नहीं करते, लेट के पढ़ते हो, फिर लिखते भी नहीं, सोने पे सुहागा। बेटे ऐसा काम मत करो, फर्स्ट अटेम्प्ट में पास होना है। आप लिखो जी power bill should be 1000 but it is actually 1320, so there is a difference in 320. Now the point is, as a management accountant we have to analyze that the 320 rupees, the difference which we have paid, more power bill which we have paid, it is due to two reasons. What are the reasons for that and who are the persons who are responsible for that? So first is the reason one is, कारण one is because आपने मशीन को ज्यादा घंटे चलाया। कितने घंटे ज्यादा चलाया? हमने सोचा था 100 घंटे चलेगी, लेकिन आपने मशीन को कितने घंटे चलाया? 120 घंटे चलाया। अच्छा, जब 120 घंटे चलाया ज्यादा तो पावर का बिल ज्यादा आएगा। फ्री में थोड़ी चलता है, आप घर में एयर कंडीशनर चलाते हैं, एसी है ना, एसी अगर 5 घंटे चलाएंगे तो बिल आएगा एक अमाउंट का, अगर 8 घंटे चलाएंगे तो एक वाई अमाउंट का आएगा। इट मींस मोर एसी विल बी रनिंग, मोर विल बी द पावर बिल। आपके घर में आपके फैमिली मेंबर्स आपको कहते रहते हैं कि लाइट को यूज उतना करो जितना यूज करना है, एसी तब चलाओ जब एक ही कमरे में सिमट के बैठना है, बिकॉज एसी चलेगा तो बिजली का बिल दौड़ेगा। सिमिलरली हियर इट इज अ वेरिएबल ओवरहेड। सो वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस में जो डिफरेंस आया, फर्स्ट इज ड्यू टू डिफरेंस इन रनिंग आवर्स, इन आवर्स।
120 minus 100, difference in hours. And second difference is difference in rate, that is 11 rupees minus 10, difference in rate and difference in hours. अभी हम देख लेंगे, जैसे हमने लेबर में किया, जैसे हमने मटेरियल में किया, वहां पे था मटेरियल प्राइस, मटेरियल क्वांटिटी, लेबर में था लेबर रेट एंड लेबर टाइम, वेरिएबल ओवरहेड्स में है यही क्या, वेरिएबल ओवरहेड रेट वेरिएंस, जिसका हम नया नाम डाल देंगे एक्सपेंडिचर वेरिएंस और बजट वेरिएंस, एंड वेरिएबल ओवरहेड टाइम की जगह हम रख देंगे एफिशिएंसी वेरिएंस. कुछ नहीं बेटे, आपको लॉजिकली सारी बातें मैंने बताई हैं. सच कह रहा हूं, वेरिएबल ओवरहेड तो आपके लिए मजाक हो जाना चाहिए अगर आपने मटेरियल और लेबर वेरिएंसेस मेरे ध्यान से किए हैं. तो ये लेक्चर नंबर 11 में आज ही वेरिएबल ओवरहेड का चैप्टर क्लोज कर सकते हैं. फॉर्मूला आप खुद डिराइव करेंगे. यार अब तो इतने बड़े हो गए, समझदार हो गए कि अब आप क्या फॉर्मूला रटोगे. डिफरेंस इन टाइम इनटू स्टैंडर्ड रेट. जब हम टाइम का डिफरेंस लेते हैं तो रेट स्टैंडर्ड लेते हैं, और जब हम रेट का डिफरेंस लेते हैं तो टाइम स्टैंडर्ड लेते हैं, एक्चुअल टाइम लेते हैं. ये पता ही है आपको यार, कितनी बार मैंने समझा दिया. तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ प्रोडक्शन मैनेजर, ये टेबल बेटा यहां से आ रहा है, यही वाला, ये मान लेते हैं ये टेबल यहां से चल रहा है ना. रीजन 1, रीजन 2, फिर हम अगले पेज में आ गए. रीजन 1 वहीं से आ रही है बेटे, ये रीजन 1 है, ये रीजन 2 है. मैंने कहा डिफरेंस इन टाइम, अगर टाइम ज्यादा लगा तो इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रोडक्शन मैनेजर. स्टैंडर्ड टाइम माइनस एक्चुअल टाइम इनटू स्टैंडर्ड रेट, और स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स. टाइम की जगह आवर्स भी लिख सकते हैं, उसमें क्या हो गया, मैंने खाली समझाने के लिए बताया. स्टैंडर्ड टाइम माइनस एक्चुअल टाइम, नाउ टाइम कैन बी इन आवर्स, तो मैंने नीचे लिख दिया स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट. व्हेनेवर आई वांट टू कैलकुलेट द एफिशिएंसी वेरिएंस, तो मुझे रेट स्टैंडर्ड लेना पड़ता है, वही मैंने किया. इसी तरह से इफ आई वांट टू फाइंड आउट the difference in the rate, the why there is a increase in the power bill, why there is an increase in the variable overhead, and or how much is the difference in the variable overhead due to power, due to rate, that is rate variance, and that is difference in rate into actual time. अब सवाल आता है कि क्या ये actual time worked है या actual time paid है. बेटे आपको याद है लेबर कॉस्ट वेरिएंस में मैंने आपको दो टाइप्स ऑफ एक्चुअल टाइम बताए थे, वन इज एक्चुअल टाइम वर्कड एंड एक्चुअल टाइम पेड. फिर मैंने कहा था कि उनको जो पेमेंट हम करते हैं लेबरर्स को, वी ऑलवेज पे देम ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल टाइम पेड. बट कई बार वो कम काम भी करते हैं, एक्चुअल टाइम वर्क कम भी हो सकता है, क्योंकि वो सुर्ती खाते हैं, वो बातें करते हैं, वो वॉशरूम जाते हैं, या ड्यू टू मशीन ब्रेकडाउन हो गई, या ड्यू टू पावर फेलियर हो गई. पेड तो पूरा किया लेकिन वर्क कम है. लेकिन बेटे इन केस ऑफ वेरिएबल ओवरहेड्स वर्कड और पेड का कंसेप्ट नहीं है, वर्कड ही वर्कड होगा. क्यों? क्योंकि हम ये मानेंगे कि जब मशीन चल रही है तो उस समय लेबरर काम कर रहा है. इसका मतलब ऐसा नहीं कि खाली में मशीन चल रही है. मतलब वर्कर कोई ऐसा नहीं करेगा कि मशीन चला देगा और जाके पार्क में बैठ जाएगा, ऐसा नहीं करेगा, बिकॉज क्योंकि उसमें वो गर्म हो जाएगी. तो मैं ये अजम्पशन लेके चल रहा हूं, आई एम अज्यूमिंग that in case of variable overheads, whenever I want to take actual time, it is actual time worked. It means actually that the when the machine is working, that is actual time work. So getting my point? तो यहां पे लिखेंगे नोट नंबर 1, एक्चुअल टाइम स्लैश एक्चुअल आवर्स के दो ब्रांचेस मैंने बना दी. ये मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए बताया कि लेबर कॉस्ट वेरिएंस में वी हैव सीन देयर आर टू टाइम्स ऑफ एक्चुअल टाइम्स, वन इज एक्चुअल टाइम वर्कड एंड सेकंड इज एक्चुअल टाइम पेड. ये मैंने आपको उस समय वैसे लॉजिकली समझाने के लिए बताया. लेकिन वेरिएबल ओवरहेड्स में हम जब भी लेंगे बेटे वर्कड ही लेंगे, पेड नहीं लेंगे. मतलब हम ये मानेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी तभी चल रही है जब प्रोडक्शन हो रही है, मतलब फालतू में मशीन नहीं चलेगी. मतलब एम्प्लॉइज लेबरर्स पार्क में बैठ गए, वो बातें कर रहे हैं और इधर मशीन चल रही है. मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि ऐसा नहीं होगा. ठीक है सर. तो इट इज वी विल ऑलवेज टेक एक्चुअल टाइम वर्क. So again I want to do that case study only because I want to frame the formulas. We have seen that standard electricity bill was 1000 rupees and actually it has been incurred at 1320. So the difference is 320, or I can say this 320 is equal to standard variable overhead cost minus actual variable overhead cost. Standard variable overhead cost मतलब स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट के दो डिफरेंसेस, दो वेरिएंसेस हो सकते हैं. वन इज वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस एंड सेकंड इज वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस. एक्सपेंडिचर का मतलब है रेट, रेट का मतलब है बजट. डिफरेंस इन रेट, अच्छा डिफरेंस इन रेट का मतलब क्या है? स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल टाइम वर्कड.
और स्टैंडर्ड वेरिएबल और एफिशिएंसी वेरिएंस का मतलब क्या है? डिफरेंस इन टाइम इनटू स्टैंडर्ड रेट। ठीक है जी, तो डिफरेंस इन टाइम क्या होगा? स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स, 100 माइनस 120। आपने सोचा था कि 100 घंटे मशीन चलेगी, लेकिन चली 120 इंटू स्टैंडर्ड रेट, ये 200 रुपए एडवर्स आया ड्यू टू एफिशिएंसी। तो हम प्रोडक्शन मैनेजर के कान खींचेंगे कि भाई 320 रुपए में जो डिफरेंस आया, 200 rupees is you are responsible for that, and 120 rupees no one is responsible because the rate has been increased by the government department and we don't have any control over that. So out of 320 rupees difference, only 200 rupees can be controllable, or we can head responsible someone for 200 rupees. So for 120 rupees no one will be considered as responsible. तो वो बातें मैंने लिखी हैं। आप आराम से अब फॉर्मूले की तरफ बढ़ जाओ और धीरे धीरे मैं आपसे ये फिर कह रहा हूं, आप आराम से उसको देखो। मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने फॉर्मूलेस भी डिराइव कर चुका हूं। बेटे मैंने नो डाउट एक टेबल बनाऊंगा जिसमें आपको फॉर्मूलेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट स्टिल अभी तो आज तो लॉजिकल क्लास चल रही है। मैंने कहा जी वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस is equal to standard rate into standard time minus actual rate into actual time worked। ये आपके सामने पहला फॉर्मूला बन गया। वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस अभी देखा आपने, अभी देखा। वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस बड़ा ही सिंपल है जी। स्टैंडर्ड टाइम, स्टैंडर्ड आवर्स, टाइम मतलब स्टैंडर्ड आवर्स लिख लो, कोई टेंशन थोड़ी है। स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट। तीसरा वेरिएबल ओवरहेड रेट वेरिएंस, वेरिएबल ओवरहेड रेट वेरिएंस, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर्स। आराम से यार, कोई मुश्किल क्या है यार? कुछ भी इस दुनिया में जो आप सोचेंगे वो मुश्किल है ही नहीं, आप करना शुरू कर दें। नेक्स्ट लेक्चर नंबर 12 में मैं केस स्टडी के थ्रू और बढ़िया बताऊंगा और एक टेबल भी बना दूंगा कि भाई इस टेबल से भी इजीली कर सकते हैं। ठीक है जी, उसी को मैं पहले फॉर्मूले से कराऊंगा और फिर टेबल बनाऊंगा, सो दैट यू कैन इजीली अंडरस्टैंड वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। बड़े छोटे से, सिंपल से, अच्छे से हैं, आप इजीली कर सकते हो। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।